कभी ऐसा हुआ है कि फोन हाथ में हो और आप बस ऐप्स के बीच स्विच करते जा रहे हैं लेकिन कुछ खुल नहीं रहा, सब कुछ एकदम धीमा। हाँ बिल्कुल। या फिर वो दिन याद है जब बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया हो और शरीर में जैसे जान ही ना बची हो। ऐसा लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया है। एग्जैक्टली। हम अपने फोन और शरीर का तो ख्याल रख लेते हैं, पर उस चीज का क्या जो इन दोनों को चला रही है, हमारा दिमाग। और वो भी ठीक इसी तरह हैंग हो सकता है, बल्कि आजकल ज्यादातर लोगों का दिमाग हैंग ही रहता है। और आज हम इसी हैंग हुए सिस्टम को रीबूट करने की बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है माइंड डिटॉक्स। बिल्कुल। हमारे पास माइंड डिटॉक्स रिक्लेमिंग फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी नाम की एक ऑडियो बुक की समरी है, और हमारा मिशन है इसमें से वो तरीके निकालना जो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में हमारे दिमाग को शांत और साफ रखने में मदद कर सकें। लक्ष्य सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि अपना फोकस, अपनी शांति और जिंदगी पर अपना कंट्रोल वापस पाना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मानसिक डिटॉक्स ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ लगता है। कई लोगों को लग सकता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना, या जबरदस्ती हर वक्त बस पॉजिटिव सोचना। क्या ये वाकई इतना बड़ा बदलाव है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। इस ऑडियो बुक का एक मुख्य सिद्धांत यही है कि डिटॉक्स का मतलब भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। अच्छा। इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। अनावश्यक चीजों को हटाना ताकि दिमाग फिर से ठीक से काम कर सके। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ये किसी चीज से इनकार करना नहीं, बल्कि स्पष्टता पाना है। जैसे आप अपने कमरे से फालतू सामान हटाते हैं ताकि चलने फिरने की जगह बने। वैसे ही दिमाग से फालतू विचार हटाने हैं ताकि सोचने की जगह बने। ये फालतू सामान या मानसिक जहर, ये आता कहाँ से? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि उनका दिमाग धीरे धीरे भर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत चुपके से आता है। इस किताब में कुछ आम स्रोतों की बात की गई है। पहला और सबसे बड़ा है हमारा डिजिटल जीवन। मतलब सोशल मीडिया। हाँ, वो अंतहीन स्क्रोलिंग, जहां हम दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकते हैं। और दूसरा है हमारी भीतरी आवाज, नेगेटिव सेल्फ टॉक। बिल्कुल, वो आवाज जो हमें लगातार कहती रहती है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे रिश्ते और हमारी यादें भी शामिल हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ रहकर ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। सही बात है। और अतीत की बातों पर बार बार सोचना या भविष्य को लेकर बेवजह डरना, ये तो जैसे दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स हैं जो बैटरी खाते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस सब की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कीमत? ऑडियो बुक में साफ बताया गया है कि एक प्रदूषित दिमाग का नतीजा क्या होता है। ऐसे दिन जो व्यस्त तो लगते हैं, हाँ, भागदौड़ वाले, पर जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो लगता है कि हासिल कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल, भावनात्मक थकावट, आत्मविश्वास में भारी कमी, छोटे छोटे फैसले लेने में मुश्किल होना, और यहाँ तक कि नींद का उड़ जाना। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? एक अव्यवस्थित मन एक स्पष्ट जीवन नहीं बना सकता। ये नामुमकिन है। सुनकर ही थकान महसूस हो रही है। मुझे लगता है कई सुनने वाले इन बातों से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे, खासकर वो बिना किसी प्रगति के व्यस्त दिन वाली बात। तो ठीक है, समस्या तो साफ है। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस सफाई का पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। हाँ, किताब में एक सीधी सी लाइन है, आप उसे नहीं हटा सकते जिसे आप नोटिस नहीं करते। सही। जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा विचार, कौन सी आदत या कौन सा इंसान हमारी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, हम उसे बदलेंगे कैसे? तो ये जागरूकता लाएं कैसे? ये तो हवा को देखने जैसी बात हो गई। हमारे दिमाग में तो दिन भर में हजारों विचार आते हैं। उनमें से जहरीले विचारों को कैसे पहचानें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। हमें एक जासूस की तरह अपने ही दिमाग की जांच करनी है। जासूस की तरह? हाँ, खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे पहला, ऐसा कौन सा एक विचार है जो लूप पर चलता रहता है? वो कौन सी चिंता है जो बार बार लौट कर आती है? अच्छा। दूसरा, दिन के किस हिस्से में या किस काम को करने के बाद मैं सबसे ज्यादा थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करती हूँ? और तीसरा ये कि कौन सा सोशल मीडिया ऐप या किस तरह का कंटेंट देखने के बाद मुझे बेचैनी या जलन महसूस होती है? इन सवालों के जवाब हमें पैटर्न दिखाते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह का मेंटल ऑडिट है। और एक बार जब हम इन पैटर्न को पहचानने लगते हैं तो क्या होता है? जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार को पहचानते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है। वो कैसे?
क्योंकि अब आप उस विचार में डूबे नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं, एक दूरी से। यहीं से आप कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं और ये हमें सीधे उस भीतरी आवाज पर ले आता है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, वो सेल्फ टॉक। ये एक ऐसी चीज है जो 24/7 चलती रहती है। किताब में इसे सुधारने के लिए क्या कहा गया है? इस पर बहुत जोर दिया गया है। एक जहरीला आंतरिक संवाद कुछ ऐसा होता है, मैंने फिर गड़बड़ कर दी, मैं हमेशा यही करती हूँ, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत कॉमन है। वहीं एक शुद्ध या डिटॉक्स किया हुआ संवाद ऐसा होता है, ठीक है, ये उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, पर मैंने इससे क्या सीखा, या ये मुश्किल है पर मैं इसे करने की कोशिश कर सकती हूँ। मतलब फर्क परफेक्शन का नहीं, नजरिए का है। बिल्कुल। एक नजरिए में आप खुद को सजा दे रहे हैं, दूसरे में आप खुद को सिखा रहे हैं। यहाँ पर किताब का एक सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करेंगे जिसकी आप परवाह करते हैं। बहुत शक्तिशाली बात है ये। अगर हमारा कोई दोस्त गलती करता है तो हम उसे डांटते नहीं, उसे सहारा देते हैं, लेकिन खुद के लिए हम सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। सही बात है। ये एक छोटा सा बदलाव शायद सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है। ये आत्म करुणा या सेल्फ कंपैशन की नींव है। और ये जो हमारी भीतरी आवाज है, ये आजकल सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती। सबसे ज्यादा शोर तो बाहर से आता है, हमारी स्क्रीन से। हाँ, खासकर हमारी स्क्रीन से। स्रोत इसी से निपटने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स की बात करता है। ये क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें इनाम या खुशी का एहसास कराता है। अच्छा। सोशल मीडिया लाइक्स, नोटिफिकेशंस, मजेदार वीडियोस, ये सब हमें डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है और उसे लगातार और ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। और नतीजा? हम किसी एक चीज पर 5 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते। ये तो बिल्कुल सच है। हम शांति से बैठ ही नहीं पाते। अगर 2 मिनट के लिए भी कुछ करने को न हो तो हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। तो इस लत से छुटकारा कैसे पाया जाए? हाँ, कैसे? ऑडियो बुक में बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल आदतें बताई गई हैं, जैसे दिन के पहले 60 मिनट कोई फोन इस्तेमाल ना करना, सुबह का पहला घंटा अपने दिमाग को दे, दुनिया के शोर को नहीं। ये मुश्किल है पर जरूरी लगता है। दूसरी आदत, रात को सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन बंद कर दें। इससे नींद की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग एक मिथक है, ये सिर्फ हमारे ध्यान को बिखेरता है और हमें थकाता है। तो निराश ना हो। हाँ। इसका मतलब है कि डिटॉक्स काम कर रहा है। वो बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग अपनी आजादी वापस मांग रहा है। बिल्कुल, वो बेचैनी वापसी का लक्षण है, जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है। उसे सहना ही प्रक्रिया का हिस्सा है। और इससे जुड़ा एक और शक्तिशाली टूल है मौन या चुप्पी। ये शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि उन्हें योगी बनकर घंटों ध्यान करना होगा। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। किताब इस भ्रम को तोड़ती है। रोजाना सिर्फ 5-10 मिनट का मौन भी काफी है। बस 5-10 मिनट? हाँ, इसका मतलब है बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी किताब के बस शांति से बैठना। आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं या बस अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और बस कुछ ना करें। और इसका फायदा क्या होता है? ये कुछ ना करना आखिर करता क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। रीसेट बटन? हाँ, दिन भर की भाग दौड़ और उत्तेजना से हमारा सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। मौन उसे वापस रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाता है। अच्छा। किताब में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, मौन आपको खाली नहीं बनाता, ये आपको जागरूक बनाता है। वाह। जब बाहरी शोर बंद होता है तभी हमें अपने अंदर की असली आवाजें और जरूरतें सुनाई देती हैं। ये बहुत गहरी बात है। अब उस मानसिक बोझ पर आते हैं जिसे हम शायद सालों से ढो रहे होते हैं। पुरानी गलतियां, किसी बात का पछतावा, किसी से नाराजगी। ये चीजें दिमाग में बहुत जगह घेरती हैं। इन्हें छोड़ने के बारे में क्या तरीका बताया गया है? इस पर किताब का नजरिया बहुत व्यवहारिक है। वो कहती है कि जाने दो या लेट गो कहना आसान है, करना मुश्किल। सही। इसकी प्रक्रिया के 2 हिस्से हैं। पहला, उस अनुभव से सबक सीखें। अगर कोई गलती हुई तो उससे आपने क्या सीखा जिसे आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक को पकड़ लें। और दूसरा, भावना को जानने दें। उस घटना से जुड़ी शर्म, गुस्सा या दुख की भावना को रिलीज करें। पर ये भावना रिलीज कैसे होती है? ये तो हमारे अंदर बसी होती है। इसका एक तरीका है उसे स्वीकार करना। उस भावना को महसूस करें,
उसे नाम दें और फिर खुद से कहें, ये अतीत का हिस्सा था, मैंने इससे सीख लिया है और अब मैं इसे अपने साथ ढोने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। आप अपने पिछले विचार नहीं हैं, आप उनके दृष्टा हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप वो नहीं हैं जो आपने अतीत में सोचा या महसूस किया था। आप वो हैं जो आज उन यादों को एक दूरी से देख सकते हैं, बिना उनमें बहे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अपनी पहचान को अपनी गलतियों से अलग करना। बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, सिर्फ हटाने पर नहीं, बल्कि बदलने पर ध्यान देना। बदलने पर? हाँ, हमारा दिमाग वैक्यूम या खालीपन पसंद नहीं करता। अगर आप कोई नकारात्मक आदत हटाते हैं तो उसकी जगह कुछ सकारात्मक लाना ही होगा, वरना वो पुरानी आदत वापस आ जाएगी। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, किताब में कई उदाहरण हैं। जैसे रात को सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत को किसी अच्छी किताब को 15 मिनट पढ़ने से बदलें। अच्छा। किसी बात पर बहुत ज्यादा सोचने मतलब ओवर थिंकिंग की आदत को 5 मिनट की वॉक या कोई छोटा सा काम करने से बदलें। एक्शन हमेशा ओवर थिंकिंग को मात देता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और एक और, दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत को हर रात अपनी 3 उपलब्धियों या अच्छी बातों को लिखने से बदलें। अक्सर लोग डिटॉक्स शुरू तो करते हैं, पर कुछ गलतियां करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं। क्या किताब में ऐसी आम गलतियों के बारे में भी बताया गया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। पहली गलती है रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश करना। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे छोटे बदलाव करें। दूसरी गलती है जबरदस्ती सकारात्मकता थोपना, जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। मतलब दुखी होते हुए भी खुश होने का नाटक करना। हाँ, अगर आप दुखी हैं तो उस भावना को महसूस करना जरूरी है, उसे दबाना नहीं है। और तीसरी गलती है भावनाओं को दबाना। डिटॉक्स का मतलब भागना नहीं, उन्हें समझना और प्रोसेस करना है। इन गलतियों से बचने के लिए एक सरल दैनिक दिनचर्या का खाका भी दिया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। इसे कोई भी अपना सकता है। सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय कुछ गहरी सांसें लें और दिन के लिए बस एक छोटा सा इरादा तय करें, जैसे आज मैं शांत रहूंगा। बहुत अच्छा। दिन में काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, जहां आप स्क्रीन से दूर हटें और जानकारी का उपभोग सीमित करें। हर खबर, हर अपडेट जानना जरूरी नहीं है। सही बात है। और रात में सोने से पहले 5 मिनट निकालकर दिन के बारे में सोचें। क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, और मन को शांत करने वाले विचारों के साथ दिन का अंत करें। ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। ये आपके दिन की शुरुआत और अंत को आपके कंट्रोल में रखती हैं, ना कि दुनिया के शोर के। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य विचार ये है कि हमारे दिमाग को और ज्यादा प्रेरणा या जानकारी की नहीं, बल्कि कम शोर और ज्यादा शांति की जरूरत है। हाँ, किताब का एक अंतिम सत्य सब कुछ समेट देता है। जब मन साफ होता है तो स्पष्टता स्वाभाविक हो जाती है। जब स्पष्टता स्वाभाविक होती है तो सही कार्य होता है। बिल्कुल सही। और ऑडियो बुक का अंतिम संदेश भी यही है, लक्ष्य दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने मन को अनावश्यक प्रदूषण से बचाना है। गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये बेहतर तरीके से जीने के बारे में है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज की बातचीत पर गौर करते हुए सोचें, अगर आज आपको सिर्फ एक मानसिक ऐप को बंद करना हो जो बैकग्राउंड में आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, चाहे वो कोई चिंता हो, कोई आदत हो या कोई रिश्ता, तो वो कौन सा होगा और उसकी जगह आप क्या लगाना चाहेंगे?